बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको कुछ अपडेट कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज मार्केट रेड जोन में बंद हुई। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स ग्रीन जोन में ट्रेड हुआ। उसके बाद फिर हमने करेक्शन देखी, प्रॉफिट टेकिंग देखी और मार्केट रेड जोन में बंद हुई। 100 इंडेक्स गिरते गिरते 79,000 का लेवल खो बैठा। 204 पॉइंट्स कमी के साथ 78,200 पर 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई। सेंटिमेंट शेक हुए हैं फाइनेंसर्स के, इन्वेस्टर्स के। उसकी बुनियादी वजूहत बहुत सारी हैं। एक तो ये कि IMF हमें बर वक्त लोन देगा या नहीं देगा, एक बात यह है। दूसरी कि मिनी बजट आ रहा है। मिनी बजट के आने के बाद क्या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होंगे। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी तो आ रही है लेकिन बजट की तबाही अभी भी मौजूद है और मिनी बजट की बातें हो रही हैं, तो इससे सेंटिमेंट जो है बहुत ज़्यादा शेक हुए हैं। फिर तीसरी बात ये कि अमन ओमान की सूरत हाल भी एक बड़ा चैलेंज है। फिर FDI आपके मुल्क से बहुत तेज़ी से जा रही है। तो ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट शेक हुई है। सेंटिमेंट्स नेगेटिव जोन में गए जिसकी वजह से मार्केट की क्लोजिंग भी रेड जोन में हुई है। इसके अलावा आपको अपडेट में मैं बताऊंगा कि अगर महंगाई की शरह 11% से घटकर 9.6% पे आ गई है और एक साल कबल अगर 2023 में महंगाई 27.4% पे थी, इदारा शुमारियात के मुताबिक 3 साल बाद महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आई है। तो ये खुशाइन बात है। महंगाई की जो शरह सरकारी एदाद-ओ-शुमार जो सामने आ रहे हैं, अगर वो हम सामने रखें तो उसकी बुनियाद पर इंटरेस्ट रेट का तयन किया जाता है। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंटरेस्ट रेट का तयन महंगाई के एदाद-ओ-शुमार को सामने रखकर करती है। अब महंगाई चूँकि कम हो रही है तो 100, 200 या 300 बेसिस पॉइंट्स की कमी मुतवक्के है आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी में। और जब मॉनेटरी पॉलिसी में कमी होती है शरह सूद में, तो इससे कारोबार और सनतें पनपती हैं। इसके अलावा जो FBR के जो एदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उससे तो शॉर्टफॉल सामने आया टैक्स कलेक्शन का। जब शॉर्टफॉल टैक्स कलेक्शन के सामने आया तो ये IMF की एक शर्त है कि आपने 13,000 अरब रुपए का टैक्स जमा करना है एक साल में, यानी अपनी टैक्स GDP को आपने 13% पे लेके जाना है। तो अब ये तो शॉर्टफॉल आना शुरू हो गया है कलेक्शन, और ये अभी फिस्कल ईयर की शुरुआत है। तो अब जैसे जैसे आप मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो टैक्स गैप बढ़ेगा और जब टैक्स गैप बढ़ेगा तो IMF नाखुश होगा। अब IMF को खुश करने के लिए आप मिनी बजट की बातें कर रहे हैं। मिनी बजट आ सकता है। जो इकोनॉमिस्ट हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि अगर ये शॉर्टफॉल जो अभी सामने आया है कि 20 माह में 115 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया है टैक्स कलेक्शन का, अगर यही शॉर्टफॉल आता रहा तो ऑब्वियसली फिर हमने मिनी बजट पे जाना होगा। मिनी बजट में जाके क्या करेंगे? सबसे पहला हमला होगा पेट्रोलियम लीवी पर, यानी 10 रुपये या 15 रुपये पेट्रोलियम लीवी बढ़ जाएगी। यानी पेट्रोल जो है जिस पर हम देते हैं फी लीटर पेट्रोल पे टैक्स 50 रुपये, वो बढ़ के 75 रुपये हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा, जिससे महंगाई का एक नया तूफान बरपा होगा। इसके अलावा मजीद टैक्सेस एड ऑन हो सकते हैं। तो जो पहले से टैक्सेस दे रहे हैं, जैसे कि सैलरीड क्लास की मैं बात कर लेता हूँ, 350 अरब रुपये वो टैक्स देती है साल का सैलरीड क्लास। उसके ऊपर इजाफी टैक्स डाल दिया, अब वो अप्रॉक्सीमेटली 475 बिलियन रुपीज़ साल के देंगी। और अगर दूसरे सेक्टर की मैं बात करूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर के इनकम टैक्स की, कि भाई इनकम पे एग्रीकल्चर सेक्टर ने टैक्स देना है, तो चूंकि अब ये सूबाई हुकूमतों का मामला है तो सिंध के अंदर 0.02% है, पंजाब में 0.06% है, उसमें भी टैक्स कलेक्शन नहीं होती। रिटर्न लोग फाइल कर देते हैं, ज़ीरो, कहते हैं हम खसारे में। तो इस तरीके से तो जो निज़ाम है टैक्स का वो मुल्क में नहीं चलेगा। तो इसी को बेहतर करने के लिए हुकूमत को अपने शान अखराजात कम करने होंगे। जो नॉन फाइलर्स हैं उनको फाइलर्स बनाना होगा, जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको टैक्स धारे में लाना होगा। इसके लिए हुकूमत की कमेटियाँ होती हैं, हुकूमत की पॉलिसियाँ होती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हीं की हुकूमत की एक कमेटी है जिसमें हुकूमत ने कैसर बंगाली की खिदमत हासिल की हुई थी और कैसर बंगाली ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और कैसर बंगाली ने ना सिर्फ इस्तीफ़ा दिया है बल्कि कैसर बंगाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची प्रेस क्लब में और मईशत का पर्दाफाश कर दिया है, हुकूमत की पॉलिसियों का पर्दाफाश कर दिया है। कैसर बंगाली ने कहा है कि हुकूमत अपने शान अखराजात कम करने को तैयार नहीं है, मुल्क दिवालिया हो चुका है। अब मुल्क दिवालिया हो चुका है, ये जो जुमला है इसकी अगर मैं तशरीह करूं या इसकी डीप में जाऊं तो टेक्निकल डिफ़ॉल्ट तो देखिए हम कर चुके हैं। टेक्निकल डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि मुकामी कर्जे नहीं दे सकते, बैरूनी कर्जे नहीं दे सकते अपने, और ये हम अभी नहीं बहुत पहले ही हो चुके हैं। सॉवरेन डिफ़ॉल्ट से फिलहाल हम दूर हैं। उनका कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसर बंगाली का कि हम अपने असासे बेचने पर मजबूर हैं लेकिन कोई ख़रीदार नहीं है। लोग अपनी कंपनीज़ को शट डाउन करके मुल्क से बाहर जा रही हैं। हुकूमत अपने अखराजात कम करने को तैयार नहीं है। इस्लामाबाद जाएँ तो ऐसा लगता है सब नॉर्मल है। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जिसको आज हम तफसीली डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मलिक बोस्तान, सदर फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कैसर बंगाली ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहते हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, मईशत डूब रही है। इस्लामाबाद जाएं तो ऐसा लगता है सब नॉर्मल है। हुकूमत अपने शाना अखराजात कम करने को तैयार नहीं है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से?
देखो जी, बंगाली समाज एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं, बड़े आम मेंबर और बड़े माशी मायर भी हैं। जी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान दिवालिया तो नहीं करेगा, ये मतलब मायूसी ना फैलाएं। पाकिस्तान उम्मीद की किरणें रोशन रखें, उम्मीद से दुनिया कायम है। और पाकिस्तान जो IMF का बात हो रही है कि पाकिस्तान को उन्होंने जो है सितंबर में नहीं किया, तो वो उनकी दो मुतालबे थे जो कि हुकूमत ने जो ही पूरे करेगी तो वो कहते थे हम अगले महीने में आपको शामिल कर लेंगे। जी पहला उनका मुतालबा था कि उन्होंने फाइनेंशियल गारंटी मांगी थी सऊदीया, दुबई और चाइना से। तो हुकूमत ने बातचीत हो रही है और उन्होंने कहा है कि उम्मीद दिलाइएगा, हम इंशाल्लाह आपको दे देंगे गारंटी। जो ही गारंटी हो जाएगी तो ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये मीटिंग का टाइम आ जाएगा। इसके अलावा जो हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरह बिजली के जो IPP के साथ मायदे हैं और जिसकी वजह से हमें सबसे बड़ा शॉर्टफॉल है, रेवेन्यू में आ रहा है, क्योंकि उन्हें मुफ्त में हमें बिजली देनी पड़ी है पुराने मायदों की वजह से। जी अभी 102 अरब का शॉर्टफॉल आया है पिछले, आपने देखा है 2 महीने में। तो उसकी वजह यही थी कि लोगों की जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो रहा, और हुकूमत जो है, आप जो आप कह रहे थे मिनी बजट भी आ सकता है। तो हुकूमत जो है इसमें कोशिश करेगी मिनी बजट देने की। पहले हुकूमत काफ़ी इस मामले में लोगों में गुस्सा पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो कारोबारी सरमाएदार हैं वो इस वक़्त दुबई का रुख कर रहे हैं। पहले बड़े-बड़े सरमाएकार जाते थे, अब छोटे-छोटे भी जा रहे हैं। जी और पिछले 6 महीने में 8,000 कंपनियां पाकिस्तानी रजिस्टर्ड हुई हैं दुबई में, जो रिकॉर्ड कायम किया सबसे ज्यादा। बिल्कुल इंडिया की 7,060 कंपनियां हैं, बाकी मुल्कों की भी है, लेकिन इन दोनों मुल्कों की सबसे ज्यादा, पाकिस्तान नंबर 1 पे चला गया जो वहां जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये हमारा पहले तो ब्रेन ड्रेन हो रहा था, अब कैपिटल भी ड्रेन हो रहा है। तो ये बड़े खतरे के अलार्म है पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, हम सब के लिए। अगर हमारा पहले ज़हीन और स्किल्ड लोग चले गए, अब अगर पैसे वाले भी चले गए, तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बेरोज़गारी आपके सामने पहले बढ़ गई है। तो अभी जैसे हुकूमत ने आज भी स्टेटमेंट दी है कि यूके का एक इकोनॉमिस्ट को बुलाया गया, उन्होंने स्टीफन को, और उन्होंने भी यही कहा है कि अगले 5 साल में आपकी जो एक्सपोर्ट है वो $60 अरब तक ले जानी पड़ेगी। और आप तिजारती अगर तो सरगर्मियाँ बढ़ानी हैं, तो तिजारती रुकावटें भी आपको ख़त्म करनी पड़ी होंगी, और सब्सिडी हर किस्म की ख़त्म करें। टारगेट सब्सिडी उन्होंने कहा जी रहने दें और लोगों को सहूलतें दें, बिजली का जो है वो यकीनी बनाएँ और कम जी कीमतों में रीजन के हिसाब से करें। तो यही हकीकतें हैं जो पाकिस्तानी, क्योंकि आपने देखा हुकूमत कह रही है कि हमारी 3% बिजली कम हो गई है डिमांड, ये बड़ी सोचने की बात है। जी यानी कि डिमांड अगर कम होगी तो इसका मतलब कारखाने जब बंद होंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली डिमांड होगी। और जो लोगों को पास पैसे है वो सोलर लगा रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो मजबूरी है, तो मजबूरी में तो लोग अब यही करेंगे, अब सोलर प्लेटें ले लेंगे और अपने घर और पंखे जो जो भी जितनी उनकी इस्तात है उस हिसाब से अपने वोल्टेज की सोलर लगा लेंगे। तो यही वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान में बिजली का बहरान आएगा, और हुकूमत जो है IPP के साथ माहे किए हुए हैं, वो उनके गले का हड्डी बने हुए हैं, ना मगर निकल सकते मगर हैं ना मलिक निकाल साहब सकते हैं। सारी गुफ्तगू में हुकूमत के शाना खराजात कहाँ गए? शाना खराजात हुकूमत कम करने को तैयार नहीं है। $20 अरब तकरीबन हुकूमत के अखराजात हैं 1 साल के। इसमें सारे वज़रा के प्रोटोकॉल, अलाउंसेज और तनख्वाहें सब शामिल हैं। तो अब इसको अगर हम कम नहीं करेंगे तो फिर मईशत कैसे बेहतर होगी? देखो, ये बिल्कुल हर आदमी को मुतालबा है, और हर जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है उनका यही मुतालबा है कि हमारे जितने भी आला अफसरान हैं और अशरफी है, उनको अपनी कुर्बानी करनी पड़ेगी, उनको अपने खर्चात वॉलंटियरली कम करें। उनको तो इतनी तनख्वाहें हैं भाई, 10 लाख 15 लाख से किसी भी कम नहीं है। सोचें जो लोग 50,000 25,000 तनख्वाह रहे हैं उनसे भी तो आप लोगों को तो वॉलंटियरली ये चीज़ें हुकूमत को भी चाहिए ना। देखो ना, 770 अरब की आप बिजली और उनको गैस दे रहे हैं मुफ्त में, ये तो बचा सकते हैं आप। अब राइट सर्जिंग की बात, और ये 60,000 बंदा सरप्लस हो जाएगा, उसको हम करेंगे, उसको पूरा लॉन्च देकर हम फारा कर देंगे, हमारे खर्चे कम होंगे। इस तरह बिजली है, बिजली जो है आप जो है खरबों रुपए की, देखो ना 102 खरब रुपया आप उन प्लांटों को दे रहे हैं जो चलते ही नहीं है। यानी कि बिल्कुल ऐसी जगह पे प्लांट लगा दिए हैं तो वहाँ ट्रांसमिशन लाइनें नहीं है, और वो बड़े बड़े नकारा हो रहे हैं। तो उनको भी तो कम से कम, जो पहले मायदे हुए थे बेनजीर साहब के दौर में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था 1995 में कि जितने भी IPP के महंगे जरूर है, लेकिन उन्हें 20 साल बाद इनकी मालकियत पाकिस्तान के हो जाएगी। तो वो फिर मालकियत कहाँ चली गई? अभी तक क्यों ये पड़े हैं? तो उस वक्त के मायदे तो आपको उससे ज्यादा 25 साल हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें अवाम के सामने आनी चाहिए, और हुकूमत को मैं समझता हूँ, जैसे उन्हें कहा कि इंटरनेशनल मायदा है उसको, लेकिन 90% तो पाकिस्तानी है। तो उनको बुला के उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, ठीक है जी आपने बाहर जाकर मायदा तो कर लिया, लेकिन आप पाकिस्तान पे रहम करें, ये पैसे आपने पाकिस्तान से कमाए हैं। हर IPPs साल के आपको अंदर जो है 55% होल्डिंग तो गवर्नमेंट की है।
हाँ, गवर्नमेंट ने की है, गवर्नमेंट खुद अपने भी कर सकती है। और इस वक़्त जितनी भी सोलर पे देखो, चाइना ने पाकिस्तान को पेशकश की थी कि हम 2.90 सेंट पे मतलब बिजली देने को तैयार है सोलर की। और हमारे जी ये 16 सेंट की बिजली है, तो किस तरह मुबारक करे, किस तरह आपकी टेक्सटाइल चलेगी, किस तरह लोगों के चूल्हे चलेंगे। तो इसकी वजह ये है कि हमें अपनी अगर इकॉनमी को सीधा करना है, तो बिजली हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रुख इख्तियार करती है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है, जी। हुकूमत की बदनामी हो रही है, लोगों के जो घरों के चूल्हे हैं नहीं जा रहे, और लोग अपने आप को इस वक़्त खुदकशियाँ जो कर रहे हैं, या अपने आप को जो है सामान बेच रहे हैं, लेकिन लोग ज़ेवर बेच रहे हैं, उसकी वजह मगर यही है कि मगर हाई मलिक बिजली का। साहब, जो कैसर बंगाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक जुमला इस्तेमाल किया है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, इस जुमले की अगर मैं मजीद उसमें तफसीर में जाऊं तो टेक्निकली डिफॉल्ट तो देखिए हम कर चुके हैं ना, हम अपने मुकामी कर्जे उतार सकते हैं ना बैरूनी कर्जे उतार सकते हैं, तो टेक्निकली डिफॉल्ट तो हम बहुत पहले ही कर चुके हैं। इस बात से तो आप एग्री करते हैं ना, सोवरेन डिफॉल्ट से हम दूर हैं? नहीं, नहीं, मैं एग्री नहीं करता बिल्कुल। गाली साहब पता नहीं क्या हो गया, उनको नेगेटिव फैला रहे हैं। ऐसा कोई हमने टेक्निकली डिफ़ॉल्ट नहीं किया। अच्छा। देखो, हमारा जीडीपी का बैरूनी कर्जा भी 39% है, जबकि अमेरिका का 95% है। अमेरिका की यूके का इकोनॉमी का हजम और पाकिस्तान की 5%। इकोनॉमी का हजम, अमेरिका की जीडीपी का देखो रेशो, हजम हमारी जीडीपी का रेशो, उनकी टैक्स जीडीपी का रेशो, हमारी टैक्स मैं जीडीपी का रेशो, जमीन आसमान का फर्क है मलिक साहब। सुने तो सही ना, मैं जीडीपी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपने जीडीपी का 95% कर्जा लिया हुआ है, 5% उनके, हम तो फिर भी 61% नीचे हम। देखो, एक्सटर्नल जो लोन होता है वो सबसे महंगा होता है और सबसे खतरनाक होता है। तो हमारे वसाइल बहुत हैं अभी भी, जो देखे ना टॉप 10 कंट्री में पाकिस्तान का वसाइल का इस्तेमाल अभी भी शुमार है। कब इस्तेमाल अभी जो करेंगे अपने पिछले वसाइल महीने का में, मलिक साहब, कब इस्तेमाल करेंगे हाँ, वसाइल का? मतलब ये कि मसाइलों का अंबार लग गुड गया है गवर्नेंस सामने। आ जाए। वसाइल को मैनेज करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को अल्लाह ने इतना नवाज़ा है कि एक टॉप 10 कंट्री में हर लिहाज से शुरू होता है, बल्कि नेक्स्ट 11 जो बड़ी 11 मैचें आनी हैं, उसमें वसाइल के हिसाब से पाकिस्तान का भी नंबर शामिल है। और 4 बड़े ममालिक में इस वक़्त भी, जी। जो आप इंटरनेशनल ग्लोबल आप गूगल पे जाके देखें, 4 बड़े कंट्रियों में शुमार होते हैं, जो वसाइल और दफ़ा के लिहाज से मजबूत हैं। तो अल्लाह ने पाकिस्तान को बड़ा नवाज़ा है। बस कोई अल्लाह करे कोई ऐसे हुक्मरान और ऐसे गवर्नेंस आ जाए कि पाकिस्तान रिश्वत से और ये बैड गवर्नेंस से जान छूट जाए और पाकिस्तान अल्लाह खुद करे खुद तरक्की कर ऐसे जाए। हुक्मरान आ जाएं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो जाए। तो मौजूदा हुक्मरान से नाला हैं आप, उनकी पॉलिसियों से नाला हैं आप? नहीं, नाला नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट की कमी है और गुड गवर्नेंस की कमी है। और देशों को देखो पूरा काम ऑब्वियसली फिर हुकूमत कोर्ट है। हुकूमत की पॉलिसियों में कमी है, तो उसका मतलब है कि हुकूमत की लैकिंग है ना, हुकूमत काम सही नहीं कर रही, परफॉर्मेंस सही नहीं दे रही, तो इट मीन्स कि ये हुकूमत के ऊपर ही तनकीद हो रही है ना। देखो, हुकूमत को इसमें सोचना होगा, क्योंकि कैसर एहतियातियों बंगाली की ने जो आज हुकूमत है इस्तीफा और दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो ये भी तो हुकूमत की नाअहली शो करती है ना कि एक अहम रुकन उनकी कमेटी से इस्तीफा दे चुका है। देखो देखो इस्तीफों से मसला नहीं हल होगा। बात होगा कोई ऐसी, आप उनको दलील दें, ऐसा कोई रास्ता दिखाएं, भाई ये करके हम ये कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं। जी। पाकिस्तान को देखो इस वक्त मैशत पे देखो बुरहान है, माशी बुरहान है, और बिजली महंगी, 2 ही बड़े हैं। इन चीजों और दहशतगर्दी के सामने है, 3 बड़ी चीजें हमारे सामने। जी। दहशतगर्दी कौमी इतिहास से और सियासी लीडरों के मिल बैठने से होगी। चार्टर और इकानमी करना पड़ेगा। जैसे अभी आज भी खबरें ऐसी आ रही है कि पीटीआई और पीपी और नून ने कुछ सिग्नल दिए हैं कि आपस में ये बैठेंगे। अख्तर जई साहब को उन्होंने नामजद कर दिया है। अल्लाह करे ये उन किसी करोड़ बैठ जाए और पाकिस्तान के अगर सियासी काबरीन लड़ाई के बजाय रहनुमाई करें, तो पाकिस्तान से रिजल्ट से निकलेगा। सबको पता है पाकिस्तान इस वक्त इंडिया रहा के जो है एजेंट है वो केपीपी में और बलूचिस्तान में घुस चुके हैं। उनके जो है सेल एक्टिव हो चुके हैं। रोज हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। वो जी। पाकिस्तान के खतरा अपना देखो लोग कुर्बान कर रहे हैं। वो भी तो माएँ हैं जो अपने लखते जिगर कुर्बान कर रही हैं। तो हमें अपनी फौज का साथ देना है। फौज हमारी ऐसी दीवार है, ऐसी चट्टान है जो हमें बचाती है। इससे बचाना है तो हम उसके कंधे से कंधा मिला के साल चलें। फौज को भी यकीन है 2024 कौन होगा। साल 2024 में मईशत बेहतर होगी या नहीं, क्या समझते हैं आप? जी, जी, बिल्कुल होती है। देखो अभी भी आपकी देखो आपकी जो है सितंबर में दाखिल हो इन्फ्लेशन गए है हैं आज हम, की जो डेटा बस 3-4 महीनों के बाद कम ये कम हो साल रहा है। खत्म हो देखो जाएगा। देखो जी, इन्फ्लेशन कम होने का मतलब है इंटरेस्ट रेट कम होगा। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कारोबार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन जो मूडीज है उन्होंने पाकिस्तान को बेहतर किया है। स्टॉक आपकी बेहतर हो रही है। करंट अकाउंट सारा आपका कम हो गया है। एक्सपोर्ट बढ़ रही है आपकी, जी, ये सब हो रहा है, ये बढ़ रही सब हो है। रहा है, सारी चीजें, लेकिन मुल्क छोड़ के ये लोग सारी बाहर चीजें जा रहे पॉजिटिव है हैं, ना। बेरोजगारी की शरह में इजाफा हो रहा है,
महंगाई कम तो हो रही है सरकारी पेपर्स में, लेकिन इसके बरक्स है, कोई टैक्स देने को तैयार नहीं है। जो टैक्स दे रहे हैं वो इजाफी टैक्स दे रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर पे इनकम टैक्स नहीं लगाया, सनतें बंद हो रही हैं, ये भी तो हकाइक हैं। स्मगलिंग बढ़ रही है आपके मुल्क में, स्मगलिंग के हवाले से क्या कहेंगे आप? डॉलर देखो स्मगलिंग। स्मगलिंग काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। नहीं, डॉलर स्मगलिंग टोटली खत्म हो चुकी है। अच्छा, टोटली खत्म और हो जो गई है। स्मगलिंग जो है ईरान से अफ़गानिस्तान से जो बॉर्डर ट्रेड और स्मगलिंग हो रही है, वो अभी कुछ-कुछ बाकी है, काफ़ी हद तक बंद हो चुकी है। उस जद तक मुकम्मल होगी जब हमारा बार्टर ट्रेड या स्वैप करेंसी अरेंजमेंट हो जाएगा। क्योंकि उनके पास भी अकाउंट उनके फ्रीज़ हैं, बाहर उनसे कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान के अलावा। तो सारे के दारोमदार पाकिस्तानी भी उधर से सस्ता डीज़ल पेट्रोल मंगवाते हैं, जी। यहाँ से चीज़ें वो मंगवाते हैं, कुछ चीज़ें हमारी जो तो उनको फॉरेन एक्सचेंज की कमी है दोनों मुल्कों को, तो वो यहीं से पूरा करते हैं। तो हमें इन चीज़ों पे गौर करना होगा, उसकी बजाय डॉलर की बजाय अगर हम लोकल करेंसी में एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो हम इस दलदल से निकल आएँगे। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान, आप तब तक कीमती वक्त दिया। यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं खुर्रम शहजाद, माहिर मौशियात हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आप तब तक कीमती वक्त दिया। बजट की तबाहियाँ खत्म नहीं हो रही थी, कब मिनी बजट की बातें शुरू हो गई हैं। एफबीआर की जो टैक्स कलेक्शन में हमने शॉर्टफॉल देखा है, तो क्या आप समझते हैं कि मिनी बजट आएगा? IMF को राजी करने के लिए हुकूमत मिनी बजट को तैयार करने में इस वक्त मसरूफ है? बहुत शुक्रिया मुझे लेना। देखिए, मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई बात अभी हो रही है मिनी बजट की। आगे जी। जाते हुए कुछ हो ऐसी बात तो उस वक्त देखा जाएगा, लेकिन अभी तो मेरे नहीं ख्याल कि अगर 98 बिलियन का शॉर्टफॉल है तो मेरे ख्याल में हार्डली 6 to 8% है। तो 6 से 8% शॉर्टफॉल तो शुरू में रहता है। आप लास्ट ईयर भी देख लें तो बिल्कुल आखिरी क्वार्टर में आके जो है ना टैक्स के टारगेट्स पूरे होते हैं। ये बात ठीक है कि टैक्स का टारगेट काफी बड़ा है, इतना आसान नहीं है। बट ये भी देखना है कि सरप्राइजिंगली दो जी। जो मंथ्स के नंबर्स आए हैं टैक्स कलेक्शन के, वो आपके अगर 90% के अराउंड या 90% प्लस जो है वो अचीव हुआ है टारगेट, तो इन इटसेल्फ बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है। ऑफ कोर्स टैक्स हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा है, जिसका बर्डन कम करना चाहिए, लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि अभी मिनी बजट की कोई बात हो रही है। अभी तो टैक्स के कलेक्शन के नंबर्स आए हैं जी। और 3 महीने बाद आपको एक बेहतर सूरत हाल नजर आनी चाहिए। और मेरे ख्याल में आगे जाकर इंटरेस्ट रेट्स नीचे होते हैं तो वैसे ही गवर्नमेंट के पास फिस्कल रूम अच्छा खासा क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह देखिए फिस्कल डेफिसिट जो है ना वो है इशू। बिल्कुल। टैक्स कलेक्शन जो है वो है टारगेट, फिस्कल डेफिसिट को कम करना ये टारगेट है कि खर्चों को भी कम किया जाए, टैक्सेस को भी उन जगह लगाया जाए या वहां से कलेक्ट किया जाए जहाँ से टैक्सेस जो है वो नहीं मिल रहे। सेक्टर की बात हुई है तो रिटेल सेक्टर से टैक्स को जो है वो वसूल करना है एक सर्टेन लेवल पे, उनको डॉक्यूमेंटेशन में डॉक्यूमेंट करना है, डॉक्यूमेंटेशन में लेकर आना है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बड़ा है, उस पर टैक्स के जो है ना वो इतलाक होना चाहिए और उस पर टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये अभी कहना मिनी बजट का बहुत अर्ली है, ये मेरे ख्याल में अभी कोई ऐसी बात तो है भी नहीं। और आगे जाते हुए देखेंगे कि जहाँ पे अगर कोई चीज स्लिप होती है वो गवर्नमेंट को खुद जो है मैनेज करना होगा। मेरे नहीं ख्याल मिनी बजट की कोई इस वक्त जो है वो बात हो रही है, चांसेस। लेकिन आपको लगता है कि हम 13,000 अरब रुपए जो तकरीबन टैक्स का टारगेट रखा है, अपनी टैक्स जीडीपी को 13% तक ले जाएंगे, कलेक्ट कर लेंगे? जो लोग पहले से टैक्सेस दे रहे हैं उन पर इजाफी टैक्सेस का बोझ डाल दिया। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारा कैपिटल वहाँ पर रजिस्टर्ड हो रहा है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। आपको लगता है कि हम सर्वाइव कर जाएंगे 2-3 महीने के बाद ही, क्यों ना सही? देखिए अभी हम मेरे ख्याल में हमारी जो मैक्रो सिचुएशन है वो तो बेहतर हुई है। तभी आप देखें फिच ने और मूडीज ने आपकी जो रेटिंग्स है वो अपग्रेड की है। देखिए बिल्कुल। कोई भी ग्लोबल जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, वो जब कोई चीज अपग्रेड करती हैं या आउटलुक पॉजिटिव करती हैं, मूडीज ने तो अपना आउटलुक भी पॉजिटिव किया है पाकिस्तान पे। जी। वो क्यों किया है ये हम सवाल क्यों नहीं उठाते, वो क्यों किया है? वो इसलिए किया है कि उनको ये लगता है कि आगे जाते हुए जो कर्जों की अदायगियां हैं वो टाइम पर होंगी, रिजर्व्स जो हैं हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स वो बेहतर हो रहे हैं, महंगाई की शरह में कमी हो रही है, शरह सूद में कमी हुई है और होने जा रही है मजीद। आपके यहाँ ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं, इसके बावजूद एनर्जी प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, अभी भी जो है वो शरह सूद ज्यादा है। तो देखें आपने जो बात की कि दुबई में कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं, यूएई में, तो वो तो पूरी दुनिया से कंपनियां जा रही हैं, इंडिया से जा रही हैं, इंडिया नंबर 1 है, फिर पाकिस्तान है, उसके अलावा चाइना है, यूके है, डेवलप कंट्री से जा रही है। देखें इसका मतलब हरगिज ये नहीं है जी। कि यहाँ से जो है वो सब बंद करके जा रहे हैं। कोई कंपनी कहीं रजिस्टर होती है तो वो अपना कोई कोई रीजनल ऑफिस भी खोल सकती है, वो वहां से बड़ी मार्केट को टैप कर सकती है। तो ये क्यों नहीं देखते हम? तो मेरे ख्याल में तो ये भी हुआ है। तो अभी जो कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं वो एडिशनल कंपनीज हैं। पाकिस्तान में भी आप देखें एससीबी में कंपनियां जो है कितनी रजिस्टर हुई हैं, अच्छी खासी कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। और ओवरऑल अगर कंपनी बाहर जाके अपना एक्सपेंशन करती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसको ये ना समझा जाए कि यहाँ बंद होके कोई जा रही है। आप काइंडली इसकी डिटेल्स देखें तो आपको अंदाजा होगा
कि कंपनियां अपना एडिशनल ऑफिस भी खोल रही हैं और काफी ज्यादा कंपनी मेजॉरिटी एडिशनल ऑफिस खोलने के लिए जा रही हैं। जी मैं बिल्कुल समझता हूं कि हम कर सकते हैं मुआशी चैलेंजेस का सामना। ये कंपनियां यहाँ से बंद होके जा रही हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, जो गई इनफैक्ट हैं, जो यहाँ माजी से में गई हैं, पिछले जैसे कि टेलीनॉर गया है, शेल गया है और दीगर कंपनीज जो हैं वो गई हैं यहाँ से मल्टीनेशनल। आप फार्मास्यूटिकल उठा लें, मटेरियल इन्फॉर्मेशन तो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर होती रहती है, तो आप उससे उठा लीजिए। फिर ऑटो सेक्टर उठा लीजिए, प्लांट शट डाउन हो जाते हैं। तो ये चैलेंजेस तो खैर तहाल बरकरार हैं। जी मैं आपको ये जवाब देना चाह रहा हूँ कि आपने कहा शेल गया है, टेलीनॉर गया है, बिल्कुल सही बात है। फार्मास्यूटिकल उनकी कंपनीज रीजनल में गई हैं। स्ट्रैटेजी है, उनकी ग्लोबल स्ट्रैटेजी। जी मैं मुझे अगर जवाब देने का जी मौका जी दें, अब बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ कितनी कंपनियां आई हैं जिनको आप देख नहीं रहे हैं। यानी कि आप ये देखें कि 2 हफ्ते पहले एक पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी बनाती जी, है, भाई BYD, BYD। उसने पाकिस्तान में प्लांट लगाने की बात की है, उसकी इनॉग्रेशन हुई है। जी ये भी हमें पता होगा। बिल्कुल है। सेकेंडली अरामको जो है पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, उसने आके कंपनी को टेक ओवर किया, ये भी आपको पता जी होगा। बिल्कुल है। टोटेल के अंदर जो है गनबर ने इन्वेस्ट किया है, उसका एक शेयर होल्डर निकला है, तो दूसरा शेयर होल्डर है गनबर जो पाकिस्तान में एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ अगर आप वाफी देखें तो वाफी भी दुनिया का एक बड़ा जो है वो ऑयल जो है रिटेलर है और बिल्कुल, ऑयल सप्लायर है, उसने शेल कंपनी खरीदी है। 4 इसके ग्रुप आ गए। अलावा जो है BYD की मैंने बात की, इसके अलावा जो है एक इंटरनेशनल माइनिंग सर्विसेज कंपनी आ रही है पाकिस्तान में। दो बड़ी IT कंपनीज यूएस और यूरोप की जो है पाकिस्तान में, 4 न्यू IT कंपनीज इनफैक्ट यूरोप और पाकिस्तान में आ रही हैं। इसके अलावा EV मैन्युफैक्चर एक और आ रहा है BYD के अलावा, पाकिस्तान में प्लांट लगा रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा यूएस से जो है बड़े 2 फंड्स जो है सेटअप हो रहे हैं एनर्जी ट्रांजिशन के। हुकूमत अगर करना चाहे, अगर हुकूमत की बिल हो तो बेहतरी हो सकती है। बहुत शुक्रिया खुरम चजार, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम। मैं प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अजीज खालिद, चेयरमैन है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रिंटिंग एंड ग्राफिक्स के। बहुत शुक्रिया अजीज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अजीज साहब, कारोबार की क्या सूरत हाल है? बिजनेस इस वक्त आप लोगों का चल रहा है बासानी, या इसमें क्या क्या हर्डल्स आ गई हैं पहले के मुकाबले में? पेपर इंडस्ट्री बड़ी अहमियत रखती है, तो पेपर इंडस्ट्री के हवाले से भी ज़रा फोकस करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लाइन पे लिया। बात दरअसल ये है हमजा साहब के जहाँ पाकिस्तान में तमाम चीज़ें मुतासिर हैं महंगाई की वजह से, वहाँ पे हमारी इंडस्ट्री भी बुरी तरह मुतासिर है। ख़ास तौर पे जो कागज़ इंपोर्ट हो रहा था बाहर से, वो तो बेइंतहा महंगा हो गया, उसके ऊपर तो बेइंतहा ड्यूटीज लग गई हैं। जी। उसके अलावा आप किताब के ऊपर जो कार्ड देखते हैं वो भी सारा इंपोर्ट होता है बाहर से, वो भी बेइंतहा महंगा हो गया है। जो लोकल कागज है वो भी अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर मिल जाता है तो गनीमत है, नहीं मिलता तो आप खामोश रहे, आपको जब मिल जाएगा तो शुक्र अदा करें। अब ये गैर यकीनी सूरत हाल इसलिए कि हुकूमत खुद ही खुद फैसले नहीं कर पा रही है, और वो जिस तरह वो मुख्तलिफ टैक्सेस इम्पोज कर रहे हैं उसकी वजह से कारोबारी जो बरादरी है वो उसमें घबराहट है, उसमें परेशानी है, उसमें एक गैर यकीनी सूरत हाल है जिसकी वजह से कोई भी कारोबार जो है ना वो सही नहीं है। तो बुक पब्लिशिंग और बुक सेलिंग कैसे हो सकता है? तो ये जो जितने भी सिलेबस हैं स्कूल्स के, कॉलेजेस के, इनकी कीमतों में कितना इजाफा हो चुका है एक अंदाजे के मुताबिक? आप समझ लें कि 100% इजाफा हो गया। मतलब पहले एक सफ़ा या एक किताब की कीमत क्या थी, अब कितनी हो गई है? अगर पहले एक जो किताब की सिंध कीमत टेक्स्ट 20 बुक रुपए बोर्ड का थी, जो सिलेबस था वो कितने में आ जाता था, अब कितने में आ रहा है? देखिए सिलेबस तो मैं नहीं कह सकता, मैं आपको एक किताब बता देता हूँ कि अगर जी। एक किताब की कीमत 25 रुपए थी तो वो 50 रुपए से कम की नहीं मिलेगी। और ये आइंदा आने वाले दिनों में आप इसको कहाँ देख रहे हैं? मजीद जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कितनी इसमें कीमत में इजाफा हो सकता है? देखिए ना, जो प्रिंटिंग हमारी किताबों की तकरीबन 175 रुपए में होती थी, वो प्रिंटिंग इस वक्त 350 रुपए में हो रही है। इससे आप अंदाजा लगाएं, जब आप उनसे बात करते हैं प्रिंटिंग प्रेस वालों से, तो वो कहते हैं आप बताएं कि हमारी मशीनें बिजली पे चलती हैं, हमारे बिल जो 1 से सवा लाख रुपए के आते थे वो 3-3, 4-4 लाख रुपए के हो गए। हम कहाँ से उसको अदायगी करेंगे? केमिकल, इंक और दीगर प्लेट्स ये सब इंपोर्ट होती हैं, उस पे हुकूमत ने बहुत भारी ड्यूटीज लगा दी हैं। ये तमाम चीजें जो हैं वो अल्टीमेटली किताब के ऊपर असरअंदाज होती हैं। यही चीज कागज के मैन्युफैक्चरर्स हैं लोकल, वो भी यही बात करते हैं कि हम क्या करें, हम जब कागज मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें भी तो बिजली चाहिए होती है, गैस चाहिए होती है, वो अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है उसकी कीमतें आप देख लें, तो हम तो आपसे लेंगे, हम कारोबार कर रहे हैं। अब जब हर जगह से इतनी कीमतें बढ़ जाएंगी
तो किताब की कीमत तो बढ़ेगी ना। आप देख लें कि इस वक्त प्राइवेट सेक्टर की या गवर्नमेंट सेक्टर की जो किताबें अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उनकी पिछले साल से कीमतें आप देख लें तो आपको उसमें 100% इजाफा नजर आएगा। कॉपीज को आप देख लें, आप जी। स्टेशनरी का सामान देख लें, आप किसी चीज पे देखें ना, यही तो सारे इश्यूज हैं कि हम अपने बच्चों को फ्यूचर में तालीम कैसे दें। बच्चे पेरेंट्स जो हैं वो सेकेंड हैंड किताबें ढूंढते फिर रहे हैं क्योंकि नई किताबें उनकी कुव्वत खरीद से बाहर निकलती जा रही हैं, कॉपीज उनकी कुव्वत खरीद से बाहर निकलती जा रही है। जी, तो अजीज साहब, इस हवाले से आप लोगों की एसोसिएशन ने गवर्नमेंट से रब्ता किया, कोई लेटर लिखा, उनको हकायक बताया कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी का आप लोगों ने निफाज किया, टैक्सेस आयद कर दिए, जीएसटी, इसमें कमी की जाए, अदरवाइज ये इंडस्ट्री सर्वाइव कर जाएगी और इतनी सर्वाइव इस नहज पे पहुंच जाएगी, सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा कि फिर इसकी कीमतों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए हमजा साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये सारे सिलसिले हम कर रहे हैं, अभी से नहीं कर रहे, ये पिछले 1.5 साल से हो रहा है मुसलसल। लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास इसका कोई हल नहीं है। आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं हुकूमत से और हुकूमती इदारों से और हुकूमत के जो हुक्मरान हमारे हैं उनसे कि आप इसमें हमारे साथ ताउन करें। तो आप लोग सोलर की तरफ क्यों नहीं जाते, अल्टरनेट एनर्जी की तरफ? सोलर की तरफ जाते हैं, सोलर का तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हर आदमी तो सोलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता ना। लेकिन अगर आप सोलर पर आपकी इंडस्ट्री चली जाती है तो 30-40%, 50% तो मेरे ख्याल से बेहतरी आ सकती है, कीमतें कंट्रोल हो सकती हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सोलर की तरफ बहुत लोग गए हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, लेकिन ये तो आप बिजली की सिर्फ बात किए दे रहे हैं ना जी। चले, इसका हल निकल आएगा। दीगर पेपर मैन्युफैक्चरर्स को तो गैस भी चाहिए होती है, और आपका जब कोई आप प्रिंटिंग प्रेस में काम अगर आप प्रेस वालों की बात करेंगे जहाँ पे किताबें छपती हैं, बाइंडर्स की बात करेंगे, तो उन सबको हर आदमी को बिजली चाहिए। हर आदमी सोलर नहीं लगा सकता, उसके पास जगह नहीं है, उसके पास उसकी फैसिलिटी नहीं है, उसको लगाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तेजी से जो है वो प्राइसेस बढ़ रही है। अच्छा अजीज साहब, आपने इंपोर्ट की बात की कि हम पेपर्स इंपोर्ट करते हैं और जो कवर्स हैं वो इंपोर्ट करते हैं, तो हम लोकलाइजेशन की तरफ क्यों नहीं जाते? हम पाकिस्तान में ये सब चीजें क्यों नहीं तैयार करते? हाँ, ये देखें, ये जो पेपर मैन्युफैक्चरर्स हैं ये उसको एक हद तक कोशिश करते हैं, लेकिन इनके पास वो मशीनरी नहीं है जो होनी चाहिए, तो इसकी वजह से वो लोग वो नहीं तैयार कर पाते। दूसरी बात ये है कि वो जो मशीनरी इंपोर्ट करते हैं उस पर गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज हैं वो मेरा ख्याल है इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस तरह आप दूसरी इंडस्ट्रीज में देखते हैं कि देखें, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हों और हेल्थ से रिलेटेड, हुकूमत को उस पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, उसको उस टैक्स के उससे निकाल लेना चाहिए कि भाई ये चीजें, अगर इस ग्रामेज का कागज जो है किताब में इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर इस पे दीगर पे 100 रुपए है तो इस पे 50 रुपए कर दो। हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि अगर हमारे मुल्क को टैक्स की जरूरत है तो हम देना नहीं चाहते, आप जरूर लें, लेकिन आप ये देखें कि उसका जो असर है वो कहाँ पड़ रहा है। अगर तालीम पे या सेहत पे पड़ रहा है तो हम एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना कि हमें उन चीजों को उनकी कीमतों को कम करना चाहिए। चाहे दवाएं हों, अगर एक बीमारी के कैंसर का पेशेंट है, दवाएं जो है ना नहीं मिल रही है तो वो कहाँ से खरीदेगा? तो मेडिकल प्रिंटिंग जो है उसकी कॉस्ट में कितना इजाफा हुआ है? हर चीज की कीमत। तो आप आइंदा आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि ये इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी या लोग यहाँ से इंडस्ट्रीज को ताले लगा के अपना कैपिटल फ्लाई कर रहे हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि दूसरी वाली बात जो है ना मुझे ज्यादा नजर आती है कि लोग यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप करना शुरू कर रहे हैं और दीगर जगहों की तरफ अपना सरमाया लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सरवाइव कर सकें। और ये हमारे मुल्क की और हम सब की बदनसीबी होगी कि अगर ब्रेन ड्रेन यानी नौजवानों के साथ साथ अब पैसा भी निकलना इस मुल्क से शुरू हो जाए कि जो हमारा अपना मुल्क है। और पब्लिशर्स जो हैं, क्या उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं इस वक्त मार्केट में? देखें, पब्लिशर्स को भी मिलते हैं, ऑर्डर्स भी मिलते हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक तो गुंजाइश खत्म हो जाती है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि अगर एक आदमी, एक दुकानदार जो है, बुक सेलर जो है, वो पब्लिशर के पास आता है और 20 किताबें लेना चाहता है किसी किताब की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की,
और वो पिछले साल 100 रुपए की थी, अब 200 रुपए की हो गई है, तो उसकी कुव्वत खरीद तो मुतासिर हो गई ना, दुकानदार की तो इतनी बिल्कुल। आमदनी नहीं है। बिल्कुल। फिर जब वो बच्चे को रिटेल में बेचने जाता है तो उसके पेरेंट्स आते हैं, वो वहां पे परेशान होते हैं खरीदारी के वक्त। तो ये तो एक चेन होती है जो कि मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर और अल्टीमेटली जो एंड कंज्यूमर होता है बच्चा, उस तक जाती है, उसके पेरेंट्स तक जाती है। यानी इतने ज़्यादा इजाफी टैक्सेस से, महंगाई से ये पूरी चेन डिस्टर्ब है और आइंदा आने वाले दिनों में इसमें कोई सुधार की तवक्को नहीं है। 100% बिल्कुल हमजा साहब, 100% हम सब मुतासिर हैं और बुरी तरह मुतासिर। बहुत शुक्रिया अजीज खालिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पेपर इंडस्ट्री भी इंडस्ट्रियल जोन में या इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर अपनी एक अहमियत रखती है और पेपर इंडस्ट्री के पास इस वक्त चैलेंजेस हैं। जाहिर सी बात है, बिजली महंगी, गैस महंगी, पे टैक्सेस जो इजाफी लगाए गए हैं, पे मिनी बजट की बातचीत तो देखिए हो रही है। मिनी बजट का जो लफ्ज़ जो मार्केट में आया है, तो ये आया ही इसीलिए है कि लोग जहरी तौर पे तैयार हो जाएं। तो ख्वाह वो पेपर इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, आईटी हो या फार्मास्यूटिकल हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अब देखें, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ब्रोकेज हाउसेज होते हैं, उनकी तो ये कोशिश होती है कि वो अच्छी अच्छी बातें करें ताकि उनके क्लाइंट्स जो हैं वो मुतमईन रहें, उनके पास उनकी दाल रोटी चलती रहे। लेकिन हकायक इसके बरक्स हैं। स्टॉक एक्सचेंज ही आपकी मुल्क की मीशत नहीं है, इसके अलावा और भी हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का जीडीपी में हमारे मुल्क का जो हिस्सा है वो बहुत छोटा सा है। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसका जीडीपी में हिस्सा बहुत वसी है। बहरहाल इसको बेहतर करने के लिए हुकूमत को फौरी तौर पर इकदाम करने होंगे। IMF को राजी करने के लिए हुकूमत हर हद तक जाएगी, ख्वाह वो मिनी बजट हो या पेट्रोलियम लीवी का इंक्रीज़ हो। टैक्स कलेक्शन को बेहतर करना होगा ताकि हम सर्वाइव कर सकें और IMF से हम बेल आउट पैकेज हासिल कर सकें ताकि हम पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एतमाद करें। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।